बंधुओं, मैं इतिहास विषय का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग अकबर के उस पीरियड के बारे में बात करेंगे जिस समय कि वो संरक्षण में था। तो मुगल बादशाह अकबर का संरक्षण काल, इस पर हम बात करेंगे। हम आपको बताते हैं कि शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर देश से बाहर निकाल दिया था और हुमायूं 15 वर्ष तक भटकता रहा। वो ईरान गया, वहाँ के शाह से उसने मदद मांगी और उसके बाद फिर से उसने 1555 ईस्वी में सबसे पहले काबुल पर आक्रमण किया और काबुल पर कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा और फिर से वो मुगल सिंहासन को पाने में सफल हो गया। परंतु केवल 6 माह तक ही वो सत्ता का सुख भोग पाया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय जलालुद्दीन यानी जलाल केवल 13 वर्ष का था और वो गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा तो 2 बड़े शुभचिंतक बैरम खां और तारदी बेग थे जिन्होंने मदद की। उनमें से बैरम खां अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया और उसने 4 वर्ष तक शासन सत्ता अपने हिसाब से चलाई और अकबर को प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया। तो आइए इस आज के वीडियो में इन्हीं बातों पर विचार करते हैं कि किस तरीके से अकबर का ये संरक्षण काल बीता, कैसे उसने प्रशासनिक बारीकियां सीखी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतिहास की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप देखिए कि इन 4 सालों में बैरम खां ने किस तरीके से उन्नति के वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, किस तरीके से उसने मुगलिया सल्तनत को मजबूत किया। और इसी समय दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महिलाओं ने अकबर के शासन में किस तरीके से भूमिका अदा की। इन सारी रोचक बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अकबर बैरम खां का संरक्षण काल, अकबर जिस समय बैरम खां के संरक्षण में था उस समय की बात करते हैं। तो इसको अतालीकी शासन कहा गया है। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक का ये 4 वर्ष का शासनकाल है। तो इस शासनकाल में क्या कुछ हुआ वो हमें देखना है। मैंने अभी आपको बताया कि तारदी बेग जो कि हुमायूं का बहुत ही वफादार व्यक्ति था और बैरम खां दोनों ही बहुत वफादार थे, उन्होंने अकबर के संरक्षण का बीड़ा उठाया। लेकिन तारदी बेग वो बैरम खां दोनों के विचारों में मतभेद था और कुछ इस तरीके की शिकायत हो गई कि तारदी बेग अकबर के शासन में मदद नहीं करना चाहता है, वो कुछ देसी शासकों से मिला हुआ है। तो फिर तारदी बेग और उसके साथियों की बैरम खां के द्वारा हत्या करवा दी गई और बैरम खां अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि अकबर को सलाह दे सकता था। तो बैरम खां ने क्या कुछ किया, इस पीरियड में क्या कौन से प्रमुख तथ्य थे उन पर बात करती है। अकबर 4 वर्ष तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस शासन का क्या है कि पूरी की पूरी शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के ऊपर थी। बैरम खां द्वारा निष्ठापूर्वक सेवा करना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उतनी ही निष्ठा से बैरम खां ने काम किया। अगली बात, काम चलाऊ सरकार। इस समय खास बात यह थी कि मुगल शासन सही तरीके से चल सके, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी वो बैरम खां को करनी थी। वो किन नियमों के अनुसार हो पा रही हैं, किन नियमों के अनुसार नहीं हो पा रही हैं, कौन से लोग उसमें शामिल हो पा रहे हैं, कौन से लोग नहीं हो पा रहे, इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। बैरम खां ऐसा सोचता था। अनेक इतिहासकार ये बताते हैं कि इसके कारण से बैरम खां ने कुछ निर्णयों को लेकर के मनमानी भी की थी, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। अकबर अगली बात है कि अकबर को प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। अकबर जो है वो किशोरावस्था में था, 13 वर्ष,
किशोरावस्था से वयस्क बनने तक का समय था ये, जिसमें उसको अपने जीवन की दूसरी चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ जरूरी ये भी था कि पूरे भारत जो कि एक विशाल देश था, जिसमें विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था, मुगल साम्राज्य, उसको किस तरीके से वो हैंडल करेगा, किस तरीके से शासन चलाएगा, किस तरीके से जनता का भला करेगा, ये सब सीखना उसको जरूरी था, जो इसी काल में संभव होगा। अगली बात, महिलाओं द्वारा कार्यों में हस्तक्षेप। ये जो 4 वर्ष का समय है, इसमें महिलाओं, खास तौर से महानगा और अकबर की बेगम रुकैया जिनका नाम था, और इसके साथ साथ उन महिलाओं से जुड़े हुए जो दूसरे लोग थे, जो बहुत नजदीकी और करीबी लोग थे या रिश्तेदार थे, उनका एक समूह बना हुआ था। वो समूह, अगर बैरम खां बाहर प्रशासन को देख रहा था, तो राजमहल के अंदर उस समूह की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगली बात, कूटनीतिक षड्यंत्रों का काल। ये जो पूरा 4 वर्ष का काल था, ये डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि कूटनीतिक षड्यंत्रों का था। अकबर को अलग अलग तरीके से सूचनाएं दी जाती थी, किसी की शिकायत की जाती थी, किसी को कहीं की सुविधारी देने के लिए कहा जाता था, तरह तरह के प्रभाव में उसको लिया जाता था। तो कूटनीतिक षड्यंत्र हो रहे थे। अगली बात, बैरम खां से ईर्ष्या। बैरम खां जो था वो सिया समुदाय का था, और अकबर के दरबार में जो दूसरे उलेमा थे या सरदार थे या जो मुस्लिम वर्ग था, वो सुन्नी था, जिसके कारण से अकबर के शासन में एक सिया मुस्लिम का वर्चस्व उन्हें स्वीकार नहीं था। तो वो लोग बैरम खां से ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि किसी भी तरीके से बैरम खां को नीचा दिखाया जाए। तो ये उस काल के प्रमुख तत्व थे जो 4 वर्ष तक चलते रहे। अगली बात देखें कि बैरम खां ने इन सब के बावजूद भी अकबर के लिए बहुत कुछ किया। उसने निष्ठापूर्वक सेवा की, ईमानदारी से सेवा की, पूरी देशभक्ति और राजभक्ति दिखाई, और इसी का परिणाम था कि उसको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हुई। क्या कुछ किया उसने, वो देखेंगे। सबसे पहले तो उसने राज्य विस्तार के लिए चारों दिशाओं में अपने वफादार सेनापतियों को भेजा, सरदारों को भेजा। बैरम खां द्वारा सेनाएं भेजना, सेनाओं की टुकड़ियां भेजी गई चारों दिशाओं में। इसने सबसे पहले संभल में अली कुली खां को भेजा गया, संभल में अली कुली खां को भेजा गया। इसके बाद कालपी में अब्दुल्ला खां को भेजा गया। आगरा में फिदा खां को जिम्मेदारी सौंपी गई, और अलवर में पीर मोहम्मद को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस तरीके से 4 दिशाओं में उसने सेना की टुकड़ी के सेनापति नियुक्त कर दिए, और ये कहा कि उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी मुगल प्रशासन के खिलाफ या मुगल साम्राज्य के खिलाफ बात करता है या षड्यंत्र करता है, तो उसे कुचल दिया जाए, और प्रयास किया जाए कि उसके आसपास के क्षेत्रों को भी जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाए। अब देखिए आगे क्या सफलताएं मिलती हैं। पंजाब में सिकंदर शाह का समर्पण। सिकंदर शाह एक अफगान था जो घायल शेर की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, और कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से उसके पूर्वजों ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, उसी तरीके से हमारे लिए मौका है कि इस समय मुगल शासन कमजोर है, उसका बादशाह बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो कुछ ऐसा करें कि अफगान शासन फिर से स्थापित हो जाए। तो बराबर वो प्रयास कर रहा था। पीर मोहम्मद द्वारा मेवात पर अधिकार। तो यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब में सेना को भेजा बैरम खां ने, और सिकंदर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो अकबर की सेना का सामना नहीं कर पाया, लेकिन उसे माफ कर दिया गया और उसको एक क्षेत्र की सूबेदारी दे दी गई। तो सिकंदर शाह को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पीर मोहम्मद ने मेवात पर अधिकार कर दिया। मेवात की एक जाति होती है, और इसका विस्तार हरियाणा के
रेवाड़ी भिवानी से लेकर के और राजस्थान के वर्तमान समय भरतपुर तक, ये जो इलाका है पूरा का पूरा है ना, जो महाभारत काल में किसी समय जो है वो यौधेय कहलाता था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अर्जुनायन कहलाता था, क्योंकि अर्जुन को शायद दिया गया होगा ये इलाका। तो इस पूरे के पूरे इलाके में एक जाति रहती थी मेवाती, और इनका काम क्या था, ये बहुत ही आक्रामक जाति थी। दिन में जंगलों में रहते थे और रात को गांव के गांव लूट लेते थे, जिसके कारण जनता बहुत परेशान थी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई बार इनका दमन किया था। तो इस क्षेत्र में पीर मोहम्मद को भेजा गया, जिसने पूरे मेवात क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इन लोगों को दबा दिया। अगली बात देखें, अजमेर पर मुगलों का अधिकार। अजमेर के क्षेत्र में जो सेना की टुकड़ी भेजी गई थी, उसने अजमेर तक शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद देखें, कासिम खां को सूबेदार बना दिया। अजमेर पर अधिकार करने के बाद कासिम खां को वहां का सूबेदार बना दिया। अजमेर एक बहुत बड़ी हिंदू रियासत थी, जो मोहम्मद गोरी के समय में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके हस्तगत की गई थी। वहां पर कासिम खां को सूबेदार बना दिया। आगे देखिए, इसी तरीके से रणथंभौर, चुनार और मालवा पर भी मुगलों का राज्य स्थापित हो गया। इन सब पर आक्रमण किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों पर सफलता मिली और कुछ क्षेत्रों पर सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस 4 साल के पीरियड में बैरम खां कितना सतर्कतापूर्ण कार्य कर रहा है और शक्ति को बढ़ा रहा है। अब देखें, इसी दौरान क्या हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। तो इसमें क्या है, इसमें पानीपत की पहली लड़ाई आपने देखी, जिसमें मुगलिया सल्तनत स्थापित हुई। अब इसमें बैरम खां द्वारा तारदी बेग को मौत की सजा दी गई थी। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि 1556 में तारदी बेग जो कि दूसरा व्यक्ति था, जो जिस पर ये आरोप लगाया गया था कि वो देसी राजाओं से मिलकर के मुगल बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहता है। यद्यपि बहुत से इतिहासकार इसको गलत बताते हैं कि ऐसा नहीं था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं और विशेष स्मिथ हैं और डॉक्टर आसिम दिलाल श्रीवास्तव हैं, ये लोग पूरी तरीके से सहमत नहीं है इस बात से। लेकिन ये घटना हुई थी, बैरम खां ने उसको और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद मुगलों की कमजोर स्थिति को देख करके हेमू आगरा की ओर बढ़ा। हेमू बेसिकली एक बनिया था, लेकिन अपनी मेहनत से वो क्या किया, उसने वो शासक बन बैठा और वो चाहता था कि इस समय मुगल बादशाह कमजोर स्थिति में है तो उस पर आक्रमण कर दें और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। लिहाजा उसने अपनी सेनाएं आगरे की तरफ बढ़ा दी। अब हेमू जब युद्ध हुआ पानीपत में, तो सुबह को जब युद्ध शुरू हुआ तो हेमू को बहुत बड़ी सफलता मिली। मुगल सेना तितर बितर होने लगी और ऐसा लगा कि मुगल सेना पराजित हो जाएगी। परंतु इसी समय एक घटना घटित होती है और वो ये होती है कि हेमू की आंख में तीर लग जाता है। हेमू की आंख में जब तीर लग जाता है तो वो उसमें हाथी पर सवार था, वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अपने हाथी को एक तरफ दौड़ाता है। जब दौड़ाता है तो जो उसकी सेना है हेमू की सेना ये समझती है कि हमारा सेनापति घायल हो चुका है और वो मैदान छोड़कर भाग रहा है। ऐसा सोच करके हेमू की सेना तितर बितर हो जाती है, भागने लगती है मैदान छोड़ करके। और ऐसे में बैरम खां क्या करता है, पीछे से आक्रमण कर देता है और तेज कर देता है और हेमू पराजित हो जाता है। हेमू को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद उसको अकबर के सामने पेश किया जाता है। इस समय युद्ध से लगभग 1500 हाथी मिले थे और तमाम सामान प्राप्त हुआ था मुगल सेना को। तो जब पेश किया गया है, बहुत से इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि अकबर ने उसकी तुरंत हत्या कर दी थी। तो और कुछ इतिहासकार अकबर की आलोचना करते हैं कि यदि आपने किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया था युद्ध में, तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए था और तुरंत उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थे। इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई बैरम खां की। अब हम देखेंगे
कि बैरम खां की सफलता से और अकबर जो विश्वास कर रहा था उससे और बहुत सारी चीज़ों से क्या हुआ कि बैरम खां के शत्रु पैदा हो गए, छिपे हुए शत्रु पैदा हो गए, असंतोष पैदा हो गया। तो देखेंगे कि आखिर क्या असंतोष पैदा हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहला कारण लिखा हुआ है सिया होने के कारण पक्षपात का आरोप। ये आरोप लगाया गया कि बैरम खां चूंकि सिया है इसलिए उसने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे और बड़े पद सिया लोगों को दे दिए। वो सुन्नी लोगों की नहीं सुनता है, उनको सम्मानजनक पद नहीं देता है। तो इससे क्या हुआ, सुन्नी लोग नाराज हो गए, तो असंतोष फैल गया। अगली बात, अतका खैल एक समूह था, एक ग्रुप था जिसका नाम रखा गया था, और इसमें कौन था, ढाई गो महिला मंडल, यानी कि जिन महिलाओं ने अकबर को पाला था या जो अकबर के महल में रहती थी और पूरे राजमहल की सेवा में लगी रहती थी, उन सबका एक मंडल बन गया, एक ग्रुप बन गया था। और इस ग्रुप की लीडर थी महाम अनगा, जो कि बड़ी माँ जिनको कहता था अकबर या जलालुद्दीन, वो थी। वो एक तरफ तो अकबर को ये कहकर के उसे संतुष्ट कर देती थी कि मैं आपकी सबसे बड़ी संरक्षक हूँ, मैं आपको सबसे अच्छी सलाह देती हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। एक तरफ तो वो ये कह रही थी, दूसरी तरफ कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से अपने बेटे आदम खां को गद्दी पर बिठाया जा सके। तो कहने का मतलब था ये जो समूह था अतका खैल, ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा था, और इसको अगर कोई भी नियंत्रण में रखे हुए था तो केवल बैरम खां था। बैरम खां अकबर को बराबर ये सलाह देता था, ये परामर्श देता था कि आपको किस तरीके से परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए। अगली बात, अकबर का असंतुष्ट होना। कुछ मामलों में अकबर स्वयं असंतुष्ट था बैरम खां से। वो मामले क्या थे, मामले ये थे कि अकबर को अपने खर्चे के लिए, यानी अकबर को अपने खर्चे संबंधी व्यवस्थाओं के लिए भी धन जो है वो बैरम खां से स्वीकृति के बाद मिलता था। यानी बैरम खां खजाने पर भी पूरी निगरानी रखता था, और अकबर के खर्चे के लिए भी धन जो है बिना बैरम खां की स्वीकृति के उपलब्ध नहीं होता था। अकबर चूंकि स्वयं बादशाह था, लेकिन उस समय बहुत सारी चीजें उसके नियंत्रण में नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि स्थिति चलती रहे, लेकिन जब उसके व्यक्तिगत हितों पर ही आंच आने लगी तो उसे अच्छा नहीं लगा कि हमारे खर्चे के लिए बैरम खां से स्वीकृति ली जाए। तो इस मामले में वो थोड़ा सा असंतुष्ट था। अगली बात, बैरम खां द्वारा मनमानी करना। अब चूंकि सारा काम मुगल शासन का बैरम खां के नाम से चलता था, तो बैरम खां में थोड़ी सी घमंड की स्थिति पैदा होती थी, जिससे क्या होता था, वो छोटी मोटी बातों का ध्यान ही नहीं देता था, सुनता ही नहीं था, जिससे कि उसके आसपास के लोग भी उससे धीरे धीरे नाराज होने लगे थे। अगली बात है, पीर मोहम्मद को सूबेदारी से हटाकर ईरानी सिया को सूबेदारी देना। यानी पीर मोहम्मद जो कि अभी पीछे मैंने बताया था, जिसको कि सेना की टुकड़ी का सेनापति बनाया गया था और जिसने पूरे मेवात क्षेत्र को जीत करके मुगल शासन में मिला दिया था, इसके बावजूद उसको सूबेदारी से हटा दिया गया, और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि ईरानी था उसको सूबेदारी दे दी गई। और चूंकि वो सिया था इसलिए लोग ज्यादा नाराज हो गए कि बैरम खां अपने वर्ग के लोगों को ज्यादा महत्व दे रहा है। अगली बात, अन्य योग्य व्यक्तियों द्वारा विरोध। जो दूसरे अकबर के दरबार में लोग थे जो योग्य थे, वे लोग भी धीरे धीरे विरोध करने लगे, क्योंकि उनकी बातें भी नहीं सुनता था बैरम खां। अब देखेंगे बैरम खां का पतन, तो किस तरीके से बैरम खां शक्तिहीन हो गया। 1560 ईस्वी में अकबर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था
जिसमें बैरम खां को पद से हटा दिया गया। जब बहुत सारी शिकायतें आ गई अकबर के पास और अकबर ने स्वयं भी देखा कि बैरम खां थोड़ी मनमानी करने लग गए हैं, तो षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र में अकबर फंस गए और अकबर ने आदेश जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि बैरम खां को उनके पद से हटाया जाता है। बैरम खां द्वारा पद के चिन्ह व प्रतीक वापस करना। जब आदेश जारी किया गया तो बैरम खां ने पहले तो विरोध नहीं किया, उसने जो प्रतीक चिन्ह था वो हटा दिया, जो पद से संबंधित अधिकार पत्र था वो दे दिया। अब उसके बाद पीर मोहम्मद द्वारा पीछा करने पर बैरम खां द्वारा विद्रोह करना। क्योंकि पीर मोहम्मद को पीछे मैंने अभी बताया उसको सूबेदारी से हटा दिया गया था, लिहाजा वो बदला लेना चाहता था। जैसे ही वो शक्तिहीन हुआ अकबर ने उसको पद से हटाया, वैसे ही पीर मोहम्मद को मौका मिल गया और पीर मोहम्मद पीछा करने लगा। किसका? बैरम खां का। जब पीछा करने लगा तो उसने विद्रोह कर दिया। बैरम खां लड़ने के लिए तैयार हो गया। किससे? पीर मोहम्मद से, जिसको विद्रोह माना गया। विद्रोह क्यों माना गया? क्योंकि पीर मोहम्मद इस समय अकबर के दरबार का व्यक्ति है, जबकि बैरम खां को पद से हटा दिया गया है। तो जब विद्रोह कर दिया गया तो उसके बाद पीर मोहम्मद ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया और बैरम खां के साथ युद्ध किया और बैरम खां को हरा दिया, इस विद्रोह में हरा दिया और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। बैरम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको बंदी बना करके अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। जब अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया तो अकबर ने पिछली सारी यादें की कि किस तरीके से बैरम खां ने हमारे बुरे समय में साथ दिया था, हमको मजबूत बनाया, हमको सिखाया, लिहाजा हम इनकी हत्या नहीं कर सकते। और उसने अकबर ने कहा कि हम आपको माफ करते हैं, आपने गुस्ताखी की है लेकिन फिर भी हम आपकी जान नहीं ले सकती हैं, क्योंकि आपने मुगल सल्तनत को पाला है, आपने हमको पाला है, आपने हमें शासन करना सिखाया है, इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमारा देश छोड़कर जाना होगा। जब उससे कहा कि देश छोड़कर के जाना होगा तो बैरम खां ने यह कहा कि यदि हम आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे, मेरे मक्का जाने की व्यवस्था कर दीजिए। वो अपने जीवन के अंतिम चरण में हज जाना चाहता था, मक्का जाना चाहता था। अकबर ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी और वो मक्का जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे वो आगरा से मक्का के लिए निकला चला, वैसे ही जो पहले जिन लोगों को, अफगान लोगों को हराया था बैरम खां ने, उनको मौका मिल गया और बैरम खां मक्का जाने के लिए निकल पड़ा। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को गुजरात के पाटन से जब वो गुजर रहा था बैरम खां, तो अफगान दल ने उसको घेर लिया। अफगान दल क्यों घेर लिया? क्योंकि इन अफगानों को बैरम खां ने कई बार हराया था, इसलिए उन्होंने घेर लिया और बैरम खां की पकड़कर हत्या कर दी। यानी अकबर तो नहीं मिला बदला लेने के लिए, उनको बैरम खां मिल गया और बैरम खां उस समय शक्तिहीन हो चुका था, उसके पास कोई सेना नहीं थी, नंगे हाथ वो मक्का जा रहा था, तो हत्या कर दी गई। इस तरीके से बैरम खां जो एक बहुत ही वफादार, बहुत ही योग्य, ईमानदार, अनुभवी व्यक्ति था, वो व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो गया। अब आइए बात करते हैं कि इस काल के बारे में, इस पीरियड के बारे में इतिहासकारों के क्या विचार हैं। तो देखेंगे यहाँ तारदी बेग की हत्या बैरम खां की अनाधिकार चेष्टा थी। तारदी बेग जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो भी एक वफादार व्यक्ति था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो कि भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे जानकार और इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने बैरम खां की आलोचना की है कि उसको तारदी बेग की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने गलत काम किया। अगली बात, फरिश्ता लिखते हैं कि यदि तारदी बेग का मृत्यु दंड न दिया जाता तो चुगताई पदाधिकारी कभी भी अकबर की शक्ति के सम्मुख सिर नहीं झुकाते। फरिश्ता इस बात का समर्थक है कि बैरम खां ने तारदी बेग की हत्या करके उचित कार्य किया है, क्योंकि तारदी बेग जो है चुगताई वंश का था। फरिश्ता कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो चुगताई वंश अकबर के सामने नहीं झुकता। अगली बात, बैरम खां जैसे अनुभवी
विवेकशील तथा निष्ठावान सेवक से ही अकबर को सफलता प्राप्त हुई थी। ऐसा वीडी महाजन लिखते हैं। वीडी महाजन इतिहासकार जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, वो कहते हैं कि अकबर को जो सफलता मिली है उसमें 100% बैरम खां का हाथ है, क्योंकि वो शुरू के 4 साल मुगल प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उस समय मुगल शासन को, मुगल साम्राज्य को स्थायी बनाना था, उसे सुदृढ़ बनाना था, उसको सुरक्षित बनाना था। वो काम बाकायदा बैरम खान ने किया, ऐसा वीडी महाजन साहब मानते हैं। अंत में देखेंगे हम, अकबर बैरम खान से मुक्त होकर उसके विरोधी दल के प्रभाव में आ गया। यानी अकबर को समझाया गया तो बैरम खान से तो मुक्त हो गया, लेकिन दूसरे जो दल था उसके प्रभाव में आ गया, जिसकी नेता महम अनगा थी। उसकी नेता कौन थी? महम अनगा थी। 2 वर्षों तक यही चला, यानी अगले 2 साल तक महम अनगा का प्रभाव रहा। यद्यपि अकबर ने बाद में महम अनगा के पुत्र आदम खां को भी जब षड्यंत्रकारी के रूप में पाया तो उसकी भी हत्या कर दी थी और उस षड्यंत्र को भी निष्क्रिय बना दिया था। वीए स्मिथ साहब ऐसा कहते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपके समक्ष अकबर का ये 4 साल का शासन रखा है। इस शासन को पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बराबर देखते रहिए, इतिहास का अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।